अरे ये जब बाइबल पढ़ रहे तो क्यों ना मेरी रामायण महाभारत, सॉरी मैं नाम ले रही हूँ बट फिर भी लेना पड़ेगा क्योंकि मैं वो करती थी। मैं ठीक है, मैं इसी की स्टडी कराऊंगी इनको शायद पता नहीं है अपने धर्म के बारे में। मैं यही मैं ना जैसे इनका सेंटर एक दो बार गई, मैं देख कर आई क्या है। एक दो लेडीज की मैं गवाहियाँ भी सुनती थी, उन्होंने कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम भी करा था, मैं गई भी थी क्योंकि एज ए स्टाफ जाना ही है। तो वहाँ पे प्रोग्राम बोलती भी थी, गवाही देते थे, तो मैंने कहा बस बकवास रहने दो, करते होंगे। देखो गवाही मैं आज दे रही हूँ। ओके या मैं लिसनिंग, सब सुन रहा है, मैं भी सुन रहा हूँ, लोग भी सुन रहे हैं, सब सुनना चाहते हैं सच्चाई। मैं भी गवाही दे रही, मैं तो सुनती थी, मैं अरे ये सब बकवास है, कुछ नहीं है, इनको तो सिर्फ इन्होंने अपनी पोस्ट बढ़वाने के लिए करा है। अच्छा। उसके बाद तो मैं गई, ऐसे वॉशरूम में गई, ऐसे एसिड उठाया, ऐसे ले लिया एसिड। हाँ, लेते ही सारा जल गया अंदर से। ओके। और मुझे नहीं पता था। देखो ना किसी से लड़ाई, ना किसी से झगड़ा, मेरी कुछ ऐसे लाइफ भी नहीं थी। आईसीयू में एडमिट रही मैं, वेंटिलेटर पे थी। ओके। ट्रेकियोस्टमी किया गया मेरा गले में। ये क्या होता है? ट्रेकियोस्टमी होता है, वोकल कार्ड निकाल देते हैं। अच्छा। आप वॉइस बात नहीं कर सकते। अच्छा। आप वोकल कार्ड ही निकाल दिया। हाँ, 3 महीने तक, 2 महीने तक, मुझे भी ढंग से एग्जैक्ट पता नहीं है बट उन्होंने, वो तो एक्चुअली ये दूसरा है ना, एलोपैथी है। मैं बोल नहीं सकती थी कुछ भी। अच्छा। 2 महीने शांत थी, मतलब ऐसे ही यहीं से निकल जाता था, यहीं पे उन्होंने पाइप लगा रखा था। और पेट में पूरा ही ऊपर से नीचे तक पूरा कट करके, और वहाँ पे खाना मेरा वहीं से जाता था। डायरेक्ट इंटेस्टाइन में पाइप लगा रखा था। खाना उसमें इंजेक्शन से जाता था। आँख बंद करके मैंने कहा तब तो मुझे मर ही जाना है, करना ही क्या है, लाइफ ही। तो एकदम से ऐसा लगा जैसे कि जीसस बोल रहे हैं मुझसे। मैंने कहा मैं तो मानती भी नहीं हूँ। तो कह रहे ये लाइफ मैं दे रहा हूँ, अब कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूँ, इस लाइफ को मेरे लिए यूज करना। वहम तो नहीं है ये? नहीं, वहम नहीं है, ये रियल है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में सिर्फ गवाहियां नहीं, बुलाहट और ना जाने क्या क्या सब्जेक्ट जो प्रभु का आत्मा में प्रेरित करे वो लेकर आता हूँ। आज भी गवाही है, लेकिन गवाही से पहले कुछ खास और जरूरी बात। अब आप देखेंगे विजनरी रेडियो टीवी को एक नए रूप में, हमारा लोगो बदल गया है और कई सारी भाषाएं रेडियो प्रोग्राम में जुड़ गई हैं। तो डाउनलोड करना आप विजनरी रेडियो का मोबाइल रेडियो एप्लीकेशन, जो कई भाषाओं में सुनने को मिलेगा। आमीन। और साथ ही साथ मैं अक्सर सुनता हूँ लोगों से कि वो लोग कहते हैं क्या आप विजनरी रेडियो पर टेस्टिमनी रिकॉर्ड करने के लिए या किसी के आने के लिए कुछ चार्ज करते हैं? किसी से कोई भी चार्ज नहीं है। आपकी ऑफरिंग्स हमेशा स्वागत है, क्योंकि ऑफरिंग्स के बिना हम ये काम नहीं कर पाएंगे। हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, मीडिया का काम बहुत महंगा है। बट सब बातें सिर्फ महिमा परमेश्वर की हो, इसी के लिए है। तो स्वागत है, यदि आप आना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है। लेकिन आज हमारे बीच में एक और गवाही है जो राजस्थान से है, दिल्ली से है, नजफगढ़ से है। बड़ी सुंदर गवाही है, ऐसी गवाही जो सिर्फ यीशु के नाम से है। हालेलुया। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे बीच में मिसेस कमलेश डागर। स्वागत है आपका, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। ये परमेश्वर का अनुग्रह कि आज आप अपनी गवाही सबके साथ बांटने आए। What motivated you to share your testimony on Visionary platform? देखो, हम अपनी बातें सबको बताते हैं। बहुत से लोग सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मेरा एनजीओ है तो हमारा तो यही होता है कि ओपन रहना, एकदम ट्रांसपेरेंट रहना, सारी लाइफ सब लोग जानते हैं। बट परमेश्वर के जन को, उनके लोगों को अपनी बातें बताना, अपनी गवाही देना, टेस्टिमनी देना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं ये चाहती हूँ, वो तो दुनिया जानती ही है हमारे बारे में। अपने बारे में बताइए कि आज आप दिल्ली से यहाँ जयपुर आए हैं, राइट, टू शेयर योर टेस्टिमनी। यस। इस गवाही में हम सुनेंगे, उससे पहले आप कौन हैं, कहाँ से हैं, डिटेल में थोड़ा बताएं। मेरा नाम मिसेस कमलेश डागर है और जैसे मेरे हस्बैंड का नाम सन्नी डागर है। मेरी 2 बेटियां हैं और सास ससुर हैं, बहुत अच्छे, परमेश्वर की अनुग्रह है सच में। बहुत माँ बाप हैं आदर के योग्य। मेरे पेरेंट्स हैं, वहीं पास में नजफगढ़ में रहते हैं हम, वहाँ हमारा घर है। हमारा एक छोटा सा एनजीओ है और फिजिकल स्पोर्ट्स एकेडमी चलाते हैं हम लोग। ये फिजिकल स्पोर्ट्स एकेडमी, आप क्या करते हैं वहाँ पर? जैसे कोविड के बाद हमने देखा कि
जैसे पेरेंट्स हैं, बड़े बड़े हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा, सब लोग रिकवर कर देते हैं हर चीज़ को, सिचुएशन को ना अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं वो। ठीक है। बट मैंने देखा कि बच्चे, मेरे हस्बैंड ने, हमने देखा कि बच्चे रिकवर नहीं कर पा रहे। बच्चे खो गए, फ़ोन में खो गए, टीवी में खो गए। उनकी लाइफ 4 दीवारी के अंदर हो गई। फिजिकल तो ख़त्म ही हो गया, फिजिक्स घर पे कुछ भी बनाया खाया, तो हेल्थ भी ख़राब हो गई। और ऊपर से फिर बच्चे की इतनी शिकायतें आती थी कि बेटा फ़ोन नहीं छोड़ रहा, बच्चा फ़ोन नहीं छोड़ रहा है। अरे क्या करें फिर हम? मैंने कहा प्रभु हमें ऐसा काम बताओ जो हम सबके लिए काम कर सकें, जिससे ये बच्चे रिकवर कर सकें। तो आपके मन में ये बात का बोझ था? हाँ। और इस बोझ से आपको ये आइडिया मिला कि आप इस तरह का सेंटर शुरू करें। हम फिजिकल एकेडमी शुरू करते हैं बच्चों की, जो फिजिकल, जैसे 2 साल का भी बच्चा था, वो 4 साल का हुआ तो 2 साल तक तो उसने देखा ही क्या, 4 दीवारी के अंदर ये क्या देख रहे हैं। तो मतलब कोविड के दौरान जो परिस्थितियां हुई, उन परिस्थितियों को देखकर आपके मन में आया। उससे पहले एजुकेशन था, उसके पहले आप एजुकेशन देते थे, तो आपका नेचर का एक ट्रस्ट है, राइट? तो इसमें आप क्या करते थे? जैसे एजुकेशन कराती थी मैं ज़्यादातर बच्चों को, जो कूड़ा बीनते हैं, प्लास्टिक उठाते हैं, बोरा बीनते हैं। इनकी अपनी एक कॉलोनी होती है छोटी सी, और ये लोग ना बहुत अपने अलग अलग जगह रहते हैं। इनको कोई हम जाके पढ़ाते थे उनको, क्योंकि इनके ना स्कूल में नाम भी नहीं लिखते हैं, किसी के लिख गए, किसी के नहीं लिखे, पढ़ना भी नहीं जानती हैं। स्कूल के मामले में अगर मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट जो भी है, गवर्नमेंट इस बात पर प्रेशराइज बहुत करती है, राइट? ईदर एनी गवर्नमेंट, लेकिन ये बच्चे और इनके पेरेंट्स रिस्पॉन्स नहीं देते। क्योंकि मैं खुद एक स्कूल चलाता हूँ, नाम वगैरह तो सब लिखे जाते हैं कि भाई ये नज़र नहीं आते, बट टीचर्स के लिए मुश्किल हो जाती है और बच्चों को ढूंढ के लाओ, राइट? सो दैट इज़ अ सीरियस केस। बट एज यू ऑब्जर्व्ड, यू एंड योर हस्बैंड, कि कोविड के बाद बच्चों के साथ जो परिस्थितियां हो रही हैं, और उनकी मनोवृत्ति को अगर संभालने के लिए ये किया जाए, तो फिजिकल एक्टिविटी इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। वही जी मैंने। ग्रेट। सो यू एंड योर हस्बैंड, यू लिव्स इन दिल्ली? यस। दिल्ली में नजफगढ़, राइट? ओके। तो अब खैर नजफगढ़ दिल्ली सब एक बराबर हो गया है। वेल, अब ये एक बात आती है, आपकी गवाही कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि मैंने जो आपके हस्बैंड के बारे में सुना, आई विल स्पीक अबाउट दैट। आपके जीवन में प्रभु की बुलाहट कैसे आई? देखो, शादी आदि का तो मेरा कोई ख्याल था नहीं। शादी का हमेशा अकेले 25 ईयर नहीं, एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। मैंने वही, मेरी मेन गवाही का मतलब वही है। स्टार्टिंग ही मेरी वहाँ से हुई। उससे पहले मैं बिलीवर नहीं थी। वही जैसा सबका होता है, पानी चढ़ाए बिना, नहाए बिना कुछ नहीं करना। बट और जैसे मोस्ट ऑफ द, अगर कहा जाए बाइबल, क्रिश्चियंस, मेरे को नफरत थी, इतनी कट्टर नफरत थी कि मैं बस वर्ड भी नहीं सुन सकती थी। और बचपन में भी देखो, कुछ परिस्थितियाँ हमारे साथ रहती है, प्रॉब्लम ना हिस्सा बन जाती है लाइफ का। कुछ दर्द, तकलीफ़ें, लड़ाई झगड़ा, सब नॉर्मल है, मतलब सब ना लाइफ का हिस्सा है। उनको कभी सोचा नहीं कि इनसे कभी निकल सकते हैं। सबके घर में यही देखते हैं। आपने कहा क्रिश्चियन से नफरत थी? हाँ, बहुत ज़्यादा। और किस वजह से? मुझे लगता था ये धर्म परिवर्तन करते हैं, ये पैसा लेते हैं। जो क्रिश्चियन होते हैं सिर्फ ये उन्हीं को ही बढ़ावा देते हैं। तो क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन? हाँ, क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन करते हैं, और ये ना बच्चे का दिमाग चेंज कर देते हैं। ये आपको लगता था? हाँ। क्यों लगता था? मैं देखती थी ऐसा। मेरे ना छोटे बहन भाई हैं, वो जाते थे। एक मिशनरी एक चर्च था, उसमें जाते थे दोनों मेरे बहन भाई, और खूब अच्छे से वहाँ पे सर्विस में जाते थे, फंक्शन वगैरह अटेंड करते थे, सॉन्ग वगैरह प्रिपेयर करते थे। तो मुझे वो पसंद नहीं था। आपने कहा आप देखते थे क्योंकि आपके भाई बहन जाते थे और खूब अच्छे से। हाँ। What was that? मतलब समझ में नहीं आया। क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन करते हैं, मुझे लगा कि आपके हिसाब से ये गलत है, इसलिए आप नफरत करते थे। फिर मैंने जाने लगा, वो अच्छे से भी थे। इसका मतलब क्या? नहीं, फिर मैं रोकने लग गई उनको। मुझे लगा कि गलत शिक्षा पा रहे हैं। आपको ऐसा लगा? हाँ। गलत शिक्षा पा रहे हैं, और इनका, अरे ये जब बाइबल पढ़ रहे तो क्यों ना मेरी रामायण महाभारत, सॉरी मैं नाम ले रही, पर फिर भी लेना पड़ेगा क्योंकि मैं वो करती थी। मैं ठीक है, मैं इसी की स्टडी कराऊंगी इनको शायद पता नहीं है अपने धर्म के बारे में। मैं यही मैं ना, जैसे इनका सेंटर 1-2 बार गई, मैं देख कर आई क्या है। तो मैंने सॉन्ग देख करते हैं, बाइबल पढ़ते, मैं करी ये तो हम अपने कर सकते हैं, क्यों ना हम यही स्टार्ट कर दें। मैं कहा मैं इसी का इंस्टीट्यूट करूंगी।
तो मतलब ये शुरू से ही था कि कभी मैं ये करूं या लोगों के लिए करूं? अच्छा। हाँ, मैं ना यही करूंगी, बच्चों को अपने धर्मशास्त्र के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगी। इनको पता नहीं है शायद, इसलिए जा रही हैं। ओके। पता मुझे भी नहीं था। ओके। मैंने भी इतना कहाँ पढ़ा था उस टाइम। राइट राइट। बट जब जानने लगी ना, मैंने कहा नहीं, बीट करना है मुझे बाइबल को, तो मुझे सब कुछ जानना पड़ेगा। मतलब बाइबल के साथ फाइट करनी है। ओके, गुड। वाह, ओके। फाइट करनी है मुझे, तो मुझे तो सीखना ही पड़ेगा। अच्छी खासी जैसे 12th क्लियर करी, ग्रेजुएशन कर रही हूँ। धीरे धीरे ना मेरा इंटरेस्ट जब बढ़ने लगा, मैं ना सब कुछ पढ़ती थी। चाणक्य नीति, ऐसे कोई पुराण, विष्णु पुराण, ये सब मैंने बहुत पढ़ा। सब बहुत अच्छे हैं, भगवत गीता, ये सब कुछ पढ़ते पढ़ते भी ना लाइफ तो सेम ही है, बदला कुछ भी नहीं। मेरी नॉलेज बढ़ती जा रही है, मुझे पता है मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पर ये नहीं पता कि लाइफ में मुझे कि ये बस मुझे पर बाइबल का तोड़ नहीं मिल रहा है। ओके। इसका जवाब मुझे देना नहीं आ रहा है किसी चीज़ से, एंगल से। उन्हीं दिनों मैंने जॉब भी स्टार्ट करी। एक आशा NGO है, क्रिश्चियंस की है वो। राइट। मैंने कहा मैं कर सकती हूँ जॉब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एज ए हेल्थ एंड अवेयरनेस टीचर वहाँ पे एज ए कंप्यूटर टीचर दोनों पोस्ट पे मैंने काम करना शुरू कर दिया। मतलब जिन लोगों से नफरत थी उनके यहाँ आपने जॉब करना शुरू पता नहीं कैसे हुआ। ओके। फिर ऐसा तो नहीं कुछ खिला दिया हो, पिला दिया हो क्रिश्चियंस ने? नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं। नहीं। फिर उसके बाद ना मैं जाने लग गई, जॉब करने लग गई। पर वहाँ पे क्या है, उनका रूल था, सब लोग पहले चर्च सारे इकट्ठा होके स्टाफ वगैरह और बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना, प्रे करके फिर जाते थे। तो जबरदस्ती करते कि नहीं करना ही पड़ेगा? जबरदस्ती तो सभी क्रिश्चियन थे, मैं ही नहीं थी। ओके। एक तो जने होंगे, पर तो वो करते थे आपके साथ कि आपको भी खड़ा होना है? कहते बेटा पढ़ लो, कहते थे। जबरदस्ती नहीं है, बट आप पढ़ना चाहो? मैं कहा नहीं, प्लीज सॉरी, मुझे मत बोलना, आपको जो करना कर लो। ओके। तो कोई जबरदस्ती की थी या नहीं की थी? नहीं करी थी। नहीं की। ओके। और मैं करती ही नहीं थी। मैं कहा मैं बैठी हूँ, आप कर लो प्लीज। मेरी टर्न आएगी, मैं नहीं करूँगी। वो कहते ठीक है, फिर आप बैठे रहो, क्योंकि पूरा स्टाफ बाहर कहाँ जाओगे, आप यहीं बैठे रहो। ठीक है। करते थे, चले जाते थे। एक दो लेडीज़ की मैं गवाहियाँ भी सुनती थी। उन्होंने कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम भी करा था, मैं गई भी थी, क्योंकि एज अ स्टाफ जाना ही है। तो वहाँ पे प्रोग्राम बोलती भी थी, गवाही देते थे। तो मैं कहा बस बकवास रहने दो, करते होंगे। देखो गवाही मैं आज दे रही हूँ। ओके, या मैं लिसनिंग, सब सुन रहा है, मैं भी सुन रहा हूँ, लोग भी सुन रहे हैं, सब सुनना चाहते हैं सच्चाई। मैं भी गवाही दे रही, मैं तो सुनती थी। मैं अरे ये सब बकवास है, कुछ नहीं है, इनको तो सिर्फ इन्होंने अपनी पोस्ट बढ़वाने के लिए करा है। अच्छा। पोस्ट बढ़वाने के लिए ये सब कर रहे हैं, और ठीक है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसे करती थी। ओके। फिर इसके बाद जॉब वॉब छोड़ी, कहीं और जॉब लगी। मैं नेचुरोपैथी करती थी। तो अब ये जॉब छोड़ दी है, तो आपको अब आपका रिव्यू कैसा था? पहले आपने सोचा कि क्रिश्चियन लोग खराब लोग हैं, और खराब हो गया ना, मैं तो और ऐसी ही रही थी। मैं तो आपके नज़र में अब क्रिश्चियन लोग कैसे थे कि आपने? अभी भी वैसे ही थे। अभी भी वैसे ही थे? अच्छा। अभी मेरा नज़रिया चेंज नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, मैंने ऐसा हुआ था कि जैसे एज ए 25 ईयर्स जब मैं हो रही थी, मेरी खूब अच्छी पोस्ट हो गई। मैं ना नेचुरोपैथी भी, मैं एज ए डॉक्टर हूँ, नेचुरोपैथी डॉक्टर, तो नेचुरोपैथिस्ट कर रही थी मैं उस टाइम, और एक जॉब भी कर रही थी HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस में। मैं एज एग्जीक्यूटिव मैनेजर थी उस टाइम। 2009 के टाइम में मैं 20,000 मेरी सैलरी थी। ओह वाह, सच अ बिग नंबर। राइट। हाँ, उस टाइम। और अच्छा खासा, उस टाइम तो किसी के पास था ही नहीं लैपटॉप और कैमरे वाला फोन था मेरे पास। गाड़ी थी 800 800 कार। या दैट्स अ बिग कार फॉर दिस। उस टाइम तो अच्छी पोस्ट हो गई थी, क्योंकि फिर मुझे जाना ही था। मैं जैसे मेरी एजुकेशन है वो तो मैं अपने उस पर पा ही रही थी मैं सब कुछ। ऐसा हुआ था कि मेरे बचपन से ही किसी ने पता करा था कि मेरी फैमिली में कि मेरे ना पेट दर्द होता था बहुत। अच्छा। तो मेरा पेट दर्द होता था, किसी ने किया हुआ है फैमिली पे, एक दूसरे पे करते रहते हैं कुछ ना कुछ, मैं सुनती रहती हूँ। ये मतलब क्या है किया हुआ? आम बात है ये कि किसी को कुछ इच्छा करनी होती है तो किसी का बच्चे को कुछ वो खिला पिला देते हैं, मतलब जादू अपने। हाँ, जादू टोना। अच्छा। ऐसे कर देते हैं। ओके। आम बात है ये, लोगों को एक दूसरे के ऊपर, हमारे लिए आम बात है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी ने कर दिया है। अच्छा, किसी ने जादू टोना किया है। अच्छा, ठीक है, ये नॉर्मल था, बट रियली में था। अच्छा। क्योंकि एक दर्द अलग दिखता है और फिर एक एबनॉर्मल दर्द अलग दिखता है।
ये था मेरे साथ। ओके। तो उसमें मैं बढ़ के चली जा रही थी। पेरेंट्स भी जानते थे सारी, पर बट इग्नोर करते थे। एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरे बहुत अच्छी, देखो मेरी पोस्ट बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, तो रिश्ता भी बहुत अच्छा था एज पर ऐसा हुआ एक आंटी से मेरी मुलाकात हुई। मैं बहुत भगवान में बहुत थी, बहुत होने लग गई थी धीरे 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 धीरे। तो ना एक आंटी से मेरी मुलाकात हुई, दीदी कहती थी मैं तो उसको। वो बहुत रुद्राक्ष की मालाएं वगैरह पहना, 50-60 उम्र थी, बहुत गॉडली थी, तांत्रिक थी। ओके। एक तरह से देखा जाए तो आप तो हम तांत्रिक ही बोलेंगे, उस टाइम तो मुझे तो गॉड ही लगती थी वो। ओके। तब आपको वो ईश्वर जैसी भगवान जैसी लगती थी। Goddesses नजर आई, ऐसा अच्छा। रुद्राक्ष पहन रखे, तिलक लगा रखा, ये सब चीजें हैं। अनमैरिड है, मैं कहा भैया पूरा सरेंडर है ये तो। और कई जगह लेके भी गई हूँ, ओके। जहाँ पे बॉलीवुड वगैरह के बहुत अच्छे जो जिनसे वो पूछते हैं, बहुत जाने माने थे, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, ओके। क्योंकि वो है बहुत ठीक है, अच्छी, बहुत ठीक। अच्छी पोस्ट पे हैं। उनके पास लेके भी गई थी, भविष्य भी बता देते हैं। उन्होंने बोला इसी से बच के रहना। ठीक है। हालांकि उनके गुरु थे। ओके। धीरे धीरे फिर हम गए। उन्होंने ही मुझे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करी कि ये बहुत अच्छी लड़की है, जहाँ कहीं जाऊंगी तो ये मेरे साथ चलेगी, मेरी बहुत मान सम्मान मिलेगा। ये ना यंग गर्ल हो तो कहीं पर भी जाए तो कोई भी बॉय हो, कोई भी बुजुर्ग को बिठाते हैं, दरवाजा अकेले को तो जाओ, है ना, यंग लड़की है, आओ बैठो, पता ही है आपको लाइफ कैसी होती है। ठीक है, ठीक है। तो वो अपने साथ ऐसा साथी ढूंढ रही थी। ओके। कि वो जहाँ कहीं भी जाए उसकी पूछो। और मैं तो नेचुरोपैथी जानती थी, एक्यूप्रेशर वगैरह हमारा काम होता है। चलो चलो कीर्ति चलो, इसको एक्यूप्रेशर करना है, इसका डाइट चार्ट बनाना है। तो जान पहचान बहुत हो गई थी मेरी भी। ओके। बत्रा हॉस्पिटल बहुत बड़ा है दिल्ली में। उसके मालिक की, उनकी मदर का मैं, जैसे निगमी का रेडिसन होटल है, उनकी मदर का मैं ट्रीटमेंट करके आई थी, एक्यूप्रेशर वगैरह करके आई थी। बट बीच में मुझे उनके बारे में कुछ पता चला, तो मैंने उनसे रिश्ता थोड़ा सा 2-3 दिन दूर करा। तो इतने में ही वो मेरे घर ही आ गई, नजफगढ़ में घर बन रहा था मेरा। उन्होंने मुझे कुछ ऐसा खिलाया पिलाया। उसी टाइम मुझे लग रहा था आज बहुत कुछ ऐसे फील होता है ना कि अपने अंदर ही कुछ घबराहट सी होती, कुछ गलत होने वाला है, ऐसा पता चल रहा था। ओके। और हो गया उस दिन ऐसा। उन्होंने कुछ ऐसा दिया, प्रसादी बोल रही थी, मुझे खाया। मेरे को आप नफरत ही हो गई इस नाम से। उनका प्लीज ये मत बोलो बस आप। ओके। तो उसके बाद तो मैं गई, ऐसे वॉशरूम में गई, ऐसे एसिड उठाया, ऐसे ले लिया। एसिड? हाँ। ओके। ऐसे उठाया, ऐसे ले लिया। लेते ही सारा जल गया अंदर से। ओके। और मुझे नहीं पता था। देखो, ना किसी से लड़ाई, ना किसी से झगड़ा, मेरी कुछ ऐसे लाइफ भी नहीं थी बहुत ज़्यादा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसको आपने अपना गुरु बनाया, हाँ। जिसको आपके लिए, जो आपके लिए देवी थी, हाँ, उसने आपको कुछ खिलाया, जिसकी वजह से आपने एसिड पी लिया। डबल अटैक हो गया। ओके। बचपन से ही करा था। 2-3 चीजें, एक स्पिरिट हमारे अंदर ऑलरेडी ठीक है। 2-3 चीजें काम करती है, तो वो एबनॉर्मल चीजें काम तो करेंगी कहीं ना कहीं। ओके, ठीक है। देन उसके बाद आप फिजिकली बीमार हुए होंगे? बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, ब्लड की, खून की उल्टियाँ, Okay. ये वो सब कुछ। आईसीयू में एडमिट रही मैं। Okay. वेंटिलेटर पे थी। ओके। ट्रेकियोस्टमी किया गया मेरा गले में। ये क्या होता है? ट्रेकियोस्टमी होता है, वोकल कार्ड निकाल देते हैं। अच्छा। आप वॉइस बात नहीं कर सकते, अच्छा। का वोकल कार्ड ही निकाल दिया। निकाल दिया? हाँ, 2 महीने तक मुझे भी ढंग से एग्जैक्ट पता नहीं है, बट उन्होंने, वो तो एक्चुअली ये दूसरा है ना, एलोपैथी है। मैं बोल नहीं सकती थी कुछ भी। अच्छा। 2 महीने तक शांत थी, मतलब ऐसे ही यहीं से निकल जाता था, यहीं पे उन्होंने पाइप लगा रखा था। और पेट में पूरा ही ऊपर से नीचे तक पूरा कट करके, और वहाँ पे खाना मेरा वहीं से जाता था। ओके। डायरेक्ट इंटेस्टाइन में पाइप लगा रखा था। ओके। ओके। खाना उसमें इंजेक्शन से जाता था, यानी खिचड़ी को पीस करके मिक्सी में। सो टोटली लाइफ सपोर्ट खत्म। खाना तो है ही नहीं, बोलना है ही नहीं, सब कुछ चिपक गया, ऐसे चिपक गया। ओके। इसोफेगस खाने की नली ऐसे चिपक गई। मतलब कुछ ऐसा तो पार ही नहीं हो सकता ना। हम कुछ खाते हैं तो ये मोटा हो जाता है, ऐसे रबड़ की तरह होता है, थैली की तरह। ओके। पूरी तो वो ऐसे खाया तो वो जा ही नहीं रहा है। ओके। पूरी इसोफेग पूरा यहीं से चिपक गया, पूरा स्टमक चिपक गया। उस एसिड की वजह से हुआ था? हाँ। ओके। तब आपको सब काट पीट के ही खाना खिलाना, सब कुछ करना उसी से था?
हाँ उसी से था। ओके, देन उसके बाद दूध डालना है, पानी डालना है और खिचड़ी को गर्म करके खिचड़ी को मिक्सी में पीस के छान के फिर वो पानी डालना है बस। ओके यही खाना था मेरा। ओके, 1 साल तक। 1 साल तक। सो यू आर इन हॉस्पिटल? नहीं, घर पे रहती थी, ले जाना ले जाना। ओके फाइन। क्योंकि खाना तो सिखा दिया था उन्होंने, ऐसे देना है करते सारा रहते थे। केयर। ओके, देन उसके बाद जब मैं आईसीयू में थी ना, तब मैंने कहा गॉड ऐसा कैसे हुआ, मैं तो इतनी तेरी उनसे बात कर रही हूँ, उन लोगों से किनसे? जिन्होंने मुझे उस कंडीशन में पहुंच, मतलब मैं कोई ये नहीं कह सकती उन्होंने पहुंचाया, बट उन्होंने बचाया भी तो नहीं। जिन देवी देवताओं की आप हाँ, आराधना करते थे। ओके, बचाया भी तो नहीं। ओके। फिर इसके बाद मैं गई, एक्चुअली मैंने बताया ना मैं करके आई थी बत्रा हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट करके आई थी, बहुत से बड़े लोगों करके आई थी मैं। डाइट चार्ट बनाया, एक्यूप्रेशर किया था मैंने उनका। तो उनको जैसे पता चला मैं बीमार हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं हॉस्पिटल में लाओ, मेरी बत्रा हॉस्पिटल में। मैं वहाँ गई, वहाँ मुझे एडमिट किया गया। तब उन्होंने हॉस्पिटल का बेड फ्री करा मेरे लिए, डॉक्टर की फ़ीस फ्री करी। ओके। फिर भी मेडिसिन के बाद मेडिसिन लेना, तो उसका भी मेरा 2.5-3 लाख रुपए लग गया मेरे पेरेंट्स का। टोटली कर्जे में हो गए। ठीक है। हम वैसे 5 बहन भाई हैं। ओके। पापा मेरे टाइल पत्थर का काम करते हैं, तो इतना कहाँ होता है। ठीक है। दिल्ली शहर में बहुत सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल होता है। ऐसे हुआ। तो उन दिनों में मेरे को ना, जब मैं ना रो रही थी। मैं कहा बात मैं क्या करूं। उस टाइम में डॉक्टर आए और मैंने कहा, तो आँख बंद करके मैंने कहा अब तो मुझे मर ही जाना है, करना ही क्या है, लाइफ ही। तो एकदम से ऐसा लगा जैसे कि जीसस बोल रहे हैं मुझसे। मैंने कहा मैं तो मानती भी नहीं हूँ। तो कह रहे ये लाइफ मैं दे रहा हूँ, अब कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूँ, इस लाइफ को मेरे लिए यूज़ करना। ओके। वहम तो नहीं है ये? नहीं, वहम नहीं है, ये रियल है। अच्छा। और फिर उसी टाइम हाउ डू यू नो दैट रियल है ये? कैसे? क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि इनको तो कुछ ना कुछ दे दिया है, इसलिए। धीरे धीरे काम होते रहे मेरी लाइफ में, मैंने पता चला मुझे धीरे धीरे। उस टाइम तो मुझे लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आईसीयू में तो क्या होश रहता है। यीशु ने आपसे कहा कि हाँ ये लाइफ मैं दे रहा हूँ। ओके। अब की सांसें दे रहा हूँ मैं, अब से आगे की लाइफ देखना तुम। ओके। एंड देन फिर उसके बाद फिर ऑन द स्पॉट डॉक्टर आए। डॉक्टर ने कहा कमलेश तुम्हारा ये ऑपरेशन होना है आपको, क्या आप सहमत हैं इस चीज़ से? डॉक्टर ऑपरेशन से पहले की बात है। तो मैंने कहा ओके, क्योंकि मुझे पता है आप मेरा जीसस मेरे साथ है। फिर उसके बाद तो मेरी लाइफ चेंज ही होती चली गई। मैं जाती थी ऐसे हॉस्पिटल से, आईसीयू में रहने के बाद 40 डेज हॉस्पिटल में रही मैं, आईसीयू में रही। 40 डेज का चार्जेस है 2.5 लाख रुपए। ओके। आईसीयू से जनरल वार्ड में गई। फिर उसके बाद जैसे डॉक्टर ने कहा कि अरे आप ना, आपका बहुत ज़्यादा फीस है हमारा, हम आपको ना ट्रांसफ़र करें जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली में। आप वहाँ से ओपीडी में आके दिखाते रहना, आपको तो वैसे तो कर ही दिया है सब कुछ, ठीक है, बट पेट मेरा अभी तक बंद है, गला अभी तक बंद है, खाना यहीं से जा रहा है। ओके। इसको खोलने के लिए डायलिसिस होता है, डायलिटेशन होता है, डायलिटेशन जिसमें स्टार्टिंग में टॉर्च होता है, ये अंगूठे के बराबर का मोटा पाइप होता है, उसको बार बार ऐसे डालते हैं ताकि वो रास्ता खुल जाए। ओके। यहाँ से स्टार्ट करते हैं डालना, करते थे। उसके बाद फिर ना फिर एक पिंक कलर का एक ऐसा वो होता है पीने का, उसको पिला करके देखते हैं कि रास्ता कितना कितना खुल रहा है। एक्सरे ऐसे जाता है एक्सरे, तो उसमें जाता था तो नहीं आता है, यहाँ तक जा कर के सारा तो उल्टी हो जाना है, उल्टी हो जाता था, नहीं खुला हुआ रास्ता, आगे सारा ब्लैंक आता था। तो ऐसे डायलिटेशन उन्होंने करा 25-30 बार उस टाइम करा था। 25-30 बार, 25-30 बार, 2-3 बार तो जब भी एक बार करते हैं, जो फर्स्ट टाइम करते हैं एक बार करते हैं तो ऐसे स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, ऐसे लेटाते हैं बिना कुछ वो नहीं लगाते, वो जैसे कि इंजेक्शन लगाएं कोई दर्द का या फिर बेहोशी का नहीं, तो वो दर्द भी सहन करना पड़ता। हाँ, आप जैसे हो ऐसे ही लटा करके बस फूंस देते एकदम से। ओके। पेनफुल, राइट, बहुत पेनफुल, ठीक है, करते हैं ऐसा क्योंकि बहुत पेशेंट होते, क्या करें वो भी किस काम, ठीक है, करते थे। मैं वहाँ पे फिर हम जैसे वेट करते थे हॉस्पिटल में, सुनते थे कि किसी का सुना 7 साल हो गए एसिड पिए हुए, किसी के हस्बैंड ने पिला दिया, मैं सुनती थी वहाँ पे। रुकते हैं तो कैसे ऐसे ही आ रहे होते हैं ना, जहाँ वार्ड ही वो एक ही होता है गैस्ट्रो में,
तो और भी जैसे लोग आते हैं तो बात करते रहते हैं, मम्मी वगैरह बात करा करती थी, तो कहते थे बचपन में इस बेटी का फादर ने पता नहीं था और पिला दिया मरने के लिए, किसी किसी ऐसी कहानियाँ सुनती थी मैं। बचपन से आज तक आ रहे हैं, अब तो पढ़ाई भी छूट गई है, ग्रेजुएशन इतनी बड़ी हो गई बेटी। उनका इतने साल हो गए, कोई ठीक ही नहीं हो रहा है। कोई ठीक ही नहीं हो रहा है। Okay. मैंने कहा मेरी लाइफ ऐसी नहीं है, बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, मैं ये लाइफ ऐसी नहीं है। एक बार तो ऐसे डॉक्टर ने कहा एसिड लिया ना तुमने, अभी देखना 3 साल बाद देखना तुम्हारी लाइफ क्या होगी। Okay. क्योंकि देखो जला हुआ बाहर ही कैसा लगता है, आप सोच लो बाहर कुछ चीज़ पड़ जाता है तो बाहर कैसा निशान होता है, अंदर जला है, दिखता नहीं है बट वो अंदर तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट्स हैं वो जले हुए हैं। मुझे नहीं पता वो किस सेंस में कहा उन्होंने, बट वो कभी मुझे मिले तो मैं बोलूँ देखो आज भी मैं ऐसी हूँ। तो डॉक्टर का ये बात कहने का मतलब क्या था? पता नहीं वो उन्होंने क्यों कहा था, क्योंकि उन्हें पता है कि नहीं निकलती इससे। अच्छा, इम्पॉसिबल है। ओके, मतलब डॉक्टर इलाज तो कर रहे हैं लेकिन उनको मालूम है कि इसका इलाज नहीं है। उन्हें पता ही चिपकी रहेगी और ये ऐसे ही रहेगा। ओके, उनका नहीं होगा। बट मेरी गवाही है कि मैं ना 6 महीने भी नहीं हुए थे, मैं गई थी चर्च में और मैं पानी भी नहीं पी सकती थी क्योंकि जाता ही नहीं था। तो मम्मी क्या कर दिया करती थी, बीच में थोड़ा सा बताऊंगी कि ना खाने का मन करता है, दांत है ना हमारे तो चबाना का था, अपना वो काम करने का मन करता है, वो कहते हैं काम करो जी खाओ। तो मम्मी कहती है बेटा खा के थूक दो, चबा के थूक दो। ओके, मतलब स्वाद ले लो। स्वाद ले लो। स्वाद आता था? एक्चुअली थूक के लिए भी अलग से कटोरा था। ओके, थूकती भी मुंह में थी, थूक भी नहीं जाता था, सलाइवा नहीं जाता था। ओके, सलाइवा नहीं होता, मुझे एहसास है, मेरे साथ भी हुआ है थोड़ा अलग तरह से, पर आई नो कि वो क्या है। तो मुंह में सलाइवा नहीं होता तो आप कुछ भी कर लो मुंह में ऐसे घूमता ही रहता है वो। वो भी था और थूक भी मैं थूकती थी, कटोरा मेरे साथ हमेशा रहता था। सो बड़ी सेवा हुई उन दिनों में बहुत। अच्छा, कभी तो फीलिंग आती है राजाओं जैसी। अच्छा, कभी तो क्योंकि कभी ऐसा मैंने कहा जैसे किसी की प्रेग्नेंट लेडी होती थी तो मैंने कहा वो कैसे करती होगी, ऐसा ही था। बहुत अलग अलग ख्याल आते थे परमेश्वर पर, मैं ना खुश रहती थी। बट कहीं ना कहीं मेरी मम्मी पापा बहुत दुखी रहते थे। मम्मी बहुत सुनती थी मेरे पापा से, जवान बेटी है, ये कर दिया वो कर दिया, देखो किसी शादी के चक्कर में हो गया होगा। ये सब दर्द जो आपके साथ थे, तो आप चर्च गए, उस समय क्या हुआ फिर? मतलब किसी ने बुलाया था या आप खुद गए थे? मैं खुद ही गई थी। खुद गए थे? मुझे हाँ, किसी ने बुलाया नहीं? किसी ने नहीं बुलाया। क्या हुआ? इन्विटेशन भी किसी ने नहीं दिया। उस दिन क्या हुआ? मैंने कहा मुझे इतना चर्च जाना है। मैंने अपने भाई को बोला, 2 महीने के बाद वॉइस ना लगा देते हैं वो। अच्छा, धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया था। मैंने कहा भाई चर्च जाना है, तो हमारी कॉलोनी में ही वहीं कहीं चर्च है। यह बात थोड़ी अजीब लग रही है, वॉइस को वोकल कोड निकाल दिया, लगा दिया। लुक्स लाइक बल्ब निकालना, बल्ब लगा देना, ऐसा कुछ फील। पूरा ना गड्ढा ही कर देते हैं यहाँ पे। जो निशान अभी आपके यहाँ गले में है। हाँ। ओके, पूरा होल कर देते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ से पाइप डाल सकते हो आप पूरा अंदर। ओके, या तो ये सांस की नली में करा उन्होंने। ओके, मुझे नहीं पता खाने। तो फिर आप जब बोलने लगे तब आप करा उन्होंने उनके साथ चर्च गए? हाँ। ओके, मैंने तो उन्होंने कहा कि तुम वहाँ पे प्रेयर कर रहे थे, तो वहाँ पे ना पता नहीं क्या हुआ, ऐसा रसगुल्ला सा खिला रहे थे, मिठाई बांट रहे थे किसी चीज़ की खुशी में। मैंने कहा नहीं खा सकती, थैंक यू। मैं कह रही नहीं खाओ, परमेश्वर का है ये, मना नहीं करो, आप प्रे करो, खाओ। परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे, आप विश्वास करके आए हो यहाँ पे। मैंने कहा नहीं हो सकता, मैंने कहा ये नहीं खाया जाएगा ही नहीं, मैंने कहा पानी नहीं जाता है, आप प्लीज़। फिर भी मैंने ले लिया, मैंने कहा ठीक है ले लेती हूँ, थूक देती हूँ जैसे थूकते हैं सभी। कहा मैं अब तक तो यही करती आ रही हूँ। तो मैंने खाया, चबाया, रस चला गया जी। ओके, फिर तो रसगुल्ला भी चला गया। अच्छा, ओके, रसगुल्ला भी चला गया और डाइजेस्ट ही हो गया। ओके, और उसके बाद फिर बहुत प्रेयर वगैरह करी थी, मुझे बाइबल भी दी किसी ने। मैं थोड़ा पढ़ती, घर पे ही पढ़ती रहती, चर्च नहीं जाती थी मैं। तो वो उस टाइम वैसा मिरेकल हुआ मेरे साथ। मैंने कहा भाई खा लिया मैंने। वो कह रहा है, उसने भी कहा ऐसे कैसे हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। हम घर चले गए। फिर 2 दिन बाद ऐसी ओपीडी लगती रहती है, हर हफ्ते बुलाते हैं वो इस टेस्ट के लिए मेरे को। जब तक वो स्वेलिंग ठीक होती है फिर बुला लेते हैं। ओके, फिर दर्द। नहीं यार 2-3 दिन फिर दर्द रहेगा। यहाँ खाना जा तो रहा है ना, ठीक है।
ये मत करो। ओके। पर उन्होंने फिर दोबारा वो टेस्ट करा, करना ही है कि हाँ, ये पकड़ो इसको, ऐसे खड़े रहो और इसको पीना। उनका ठीक है, डायलिटेशन करने के बाद करते हैं वो ऐसा टेस्ट। पिलाया, एकदम से पीना होता है। बोले जब हम 1 2 3 करेंगे तब निकलना, निकल करके एकदम से डस्टबिन है तुरंत थूक देना, निकल जाएगा जितना। उन्होंने पिलाया और वो आधा चला गया, आधा तो मैंने थूक दिया, आधा चला गया। ओके। फिर उन्होंने एक्सरे देखा, ऐसे पूरा रास्ता ऐसे खुला हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके। परमेश्वर का अनुग्रह है, पूरा रास्ता खुल गया। ओके। पूरा पिंक 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 ऐसे पूरा ब्लॉकेज था, नहीं खुल सकता था। ओके। सब कुछ अब जो खुला है तो ड्यूडेनम सब कुछ, स्टमक भी खुल गया। ओके। वो ऐसा हुआ। उसके बाद फिर ये किस लिए खुला, डॉक्टरी ट्रीटमेंट या चर्च? डॉक्टर ने तो करा है, डॉक्टर तो अभी कर रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 10-15 डॉक्टर्स की टीम लग रही है। कोई कभी गेस्ट रोल में जा रहे हैं, कभी वहाँ इंडस को वहाँ में जा रही हूँ, कहीं कहीं जा रहे हैं। पर परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो इतने लोग लाइन में लग रहे हैं। What you believe, आप क्या विश्वास करते हो? अभी तक तो आपका ये सब 20-25-30 बार हो चुका आपका, राइट? लेकिन अब आप वो कह रहे हैं कि आपका जो भी खाते हो थूक देते हो, बिकॉज कोई स्वाद। लेकिन चर्च में जाने से जो चीज़ नहीं खानी थी वो खा ली मैंने, वो मिठाई जो भी उन्होंने दिया। समटाइम पीपल ब्रिंग्स लाइक कि भाई हमारी खुशी है, वो लाते हैं चर्च में, तो वो खाने से उसी समय आपका सब खुल गया? हाँ। ओके। उसी समय खुल गया। और कुछ दिनों बाद में इसका पता, तभी भी मैंने कुछ खाया नहीं घर जा करके। ओके। ये डाउट है ना, मुझे पता नहीं था कि सच में हो गया है। So ये उस समय विश्वास नहीं है? पानी तो पिया मैंने कि पानी पी के देखती हूँ मैं। तो मेरा भाई ने फ्रूटी लिया था 5 रुपए की, इतनी सी, पी लो दीदी। ओके। पी रही थी मैं, फिर भी थूक तो रही थी मैं, बहुत ज़्यादा नहीं था। बट जैसे उन्होंने फिर नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने वो किया ना, डायलिटेशन किया, फिर तो रास्ते खुलते ही चले गए। वो डायलिटेशन और काम करने लग गया। परमेश्वर का अनुग्रह से जो मशीनें काम करने लग गई, बॉडी ही काम करने लग गई। ओके। ठीक है, धीरे धीरे वापस चिपक जाता है, फिर खुल जाता है। पर धीरे 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 ऐसा हुआ। मैंने कहा मुझे ना कुछ प्रेयर करना सिखा दो, मुझे आता नहीं है। उन्हीं से बोला मैंने, तो उन्होंने कहा कि आप हमारी आप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, पूरी मेरे को पूरी यही आप जो भी मांगना है मांग लो, ये बोलते रहना। तो मैं वही बोलती रहती थी रात दिन। फिर मैंने कहा मुझे नहीं, मैंने कहा आंखें तो ठीक है मेरी, बाकी तो खराब है, मैं पूरा पढ़ूंगी इस बाइबल को। तो उन्होंने पूरा बाइबल दी मुझे, मैं पूरा पढ़ती रहती थी, घर बैठे बैठे पढ़ती रहती थी। वो साउथ इंडियन चर्च था ना, तो मैं इतना समझ आता नहीं था, मैं बहुत कम जाती थी, बट चले जाती थी मैं संडे। भाई ले गया तो ठीक है, क्योंकि पट्टी वट्टी लग रही है, इतना पेट पे तो हमेशा ही बंदी रहती कंटिन्यू रात दिन, तो कम जाती थी मैं। बस फिर इसके बाद ठीक होती चली गई, इतना ठीक हो गई मैं, बहुत हद तक इतनी ठीक हो गई कि मैं चल फिर भी रही हूँ। और इन्हीं दिनों मेरा एग्ज़ाम भी था, नेचुरोपैथी का लास्ट फाइनल एग्ज़ाम रह रहा था मेरा एक, उसके तरफ से पहले ही मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी, ये जनवरी में ही। 2010 जनवरी में हुई थी मैडम, तो मेरा फैब में मेरा एग्ज़ाम होना था, वो मैं कर नहीं पाई थी। मैंने कहा कोई नहीं, मेरी गॉड देखेंगे, मैं एक काम करती हूँ। मैंने कहा मम्मा मुझे एग्ज़ाम देना है। तो उन्होंने कहा जाएगी कैसे? उस टाइम तो ब्लू लाइन बहुत चलती थी, सुना है दिल्ली में ब्लू लाइन, इतने मर गए। ये क्या है ब्लू लाइन? बस थी ये। अच्छा, ओके। बहुत भर के जाती थी। तो मैंने ऐसे दुपट्टा से ऐसे अंदर ही अंदर पट्टी बांधी और मैं ऐसे पेपर देने जाती थी। एग्ज़ाम दिया मैंने बैठ करके, बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि खाना तो था ही नहीं ना, बहुत कम खाती थी मैं। तो मैंने कहा क्या करूं, पूछते थे अरे साथ में आप एक कुछ खा लीजिए। मैं कहा ठीक है कोई नहीं खा लूँगी। पूरा एग्ज़ाम दे दिए मैंने। जब वाइवा का टाइम आया तो डॉक्टर, जो मेरे प्रोफेसर डॉक्टर्स थे, वो कहते थे यू नो बेटर देन मी, हाउ यू नो? मैंने कहा सर आई डोंट नो, परमेश्वर शायद वही काम कर रही है मेरे साथ, अब तक तो वही है। वो कह रहे थे कि क्योंकि ना अब तक मेरा जो बॉडी के पार्ट का हर एक एक्सपीरियंस हो गया है। मेरा खाना यहाँ से यहाँ जाता था ना, पता चल जाता, मतलब खाना क्या पानी ऐसे जाता था ना, ऐसे गरम लगता था मुझे, यहाँ पेट पता चलता था कुछ जा रहा है, चला गया, ये लाइन ख़त्म हो गई, यहाँ चला गया खाना, ये पेट में से 1.5-2 घंटे बाद यहाँ चला गया।
ओके, पता चल जाता था मुझे ऐसे। ओह वाह, सरप्राइज। जियोडिनम ओके, कि इस जियोडिनम से यहाँ चला गया, ओके, स्टमक खाली हो गया मेरा, ओके, ऐसे होने लग गया था मेरे साथ। ओके, तो मैं बहुत कुछ बताती जा रही थी उनको। फिर अब मैं इतनी स्टेबल हो गई थी, मैं खुद चल सकती थी, खुद गाड़ी ड्राइव कर सकती थी। और मैंने कहा मुझे बोले क्लिनिक करना है, क्लिनिक करना है। मैंने को कह रहे तेरी कंडीशन तो ऐसी है नहीं, नेचुरोपैथी का क्या क्लिनिक करेगी। हाँ, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इस कंडीशन में हूँ ना तो ही मैं क्लिनिक कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर मैं स्वस्थ होती तो मैं किसी कंडीशन समझ पाती। अब मैं बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। बढ़िया बढ़िया। तो हमने क्लिनिक करा, मैंने 1 साल तक रन किया। हालांकि मुझे क्या रहता था, 15 दिन वॉमिटिंग रहती थी, 15 दिन दस्त रहते थे। आके भी कोई देखता था अरे डॉक्टर साहब ऐसे हैं, बट जैसे वो ट्रीटमेंट लेते थे नेचुरोपैथी में, मैंने क्या ना स्टीम बाथ होता है, एक्यूप्रेशर होता है, मसाज होती है, डाइट चार्ट होता है, ये थेरेपीज होती है मेरी जो हम करते थे। ओके, उसका तो अपना ही काम है। फिर मैं प्रे करा करती थी ना, वो काम करता था। ओके, तो बहुत जल्दी लोग ठीक हो जाते थे। ये जो सारा वाकयात हुआ, ये गवाही और ये चंगाई, राइट, जो भी अभी आपने बताया कि ये सब कुछ मैंने भी कभी पहले नहीं सुना। आपने कहा था क्रिश्चियन लोग बुरे हैं। हाँ। अब आपका क्या ख्याल है, क्रिश्चियन लोग बुरे हैं? अब ऐसा नहीं था, मेरी संगति भी चेंज होने जा रही थी। अब क्लिनिक करा, संगति इतनी होती थी, पर मैं ऐसा ढूंढती थी कि कोई मुझे स्टडी कराए। ओके, अभी मैं चर्च जाने लग गई थी, क्योंकि अपनी खुद की गाड़ी थी, पता तो चलता नहीं था पेरेंट्स को, पर मैं चली जाती थी। लोधी रोड चर्च था। ओके, वो रोकते थे चर्च जाने के लिए? हाँ। ओके, क्यों? उनको उनका ये मानना है, आज भी माना, पैसा लगाएंगे तो कोई भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं कैसा नहीं। तो उन्होंने पैसे लगा के ठीक किया आपको या प्रभु ने चंगा किया? उन्हें ऐसा लगता है। मुझे पता है कि पैसा तो सभी लगा सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि पैसा बचा सकता है किसी इंसान को। जिंदगी देने वाला ही परमेश्वर है। बहुत बढ़िया, मेरा तो यही मानना है। राइट। अगर मैं बच्चे को दवाई दे रही हूँ, मेरा बच्चा बीमार है, तो मुझे पता है काम ठीक है, वो काम करती है लेट, पर मुझे पता है अगर मैं प्रे करूँगी ना तो ये 100% दवाई काम करेगी। So what do you think in one word, Christian people are bad or right or good people? पीपल के बारे में तो नहीं कह सकती, क्राइस्ट मेरे लिए बेस्ट है। वेरी गुड, बढ़िया जवाब है। लोगों के बारे में, सच में पीपल के बारे में तो जैसा उनका विश्वास है वैसा उनके साथ हो। हाँ, ग्रेट। मेरा परमेश्वर पे बहुत भरोसा है। यीशु मसीह मेरे लिए। You are 36 right now? Yes, right? 36 साल आपकी उम्र है। आपकी शादी हुई, एक शादी के टाइम पर जैसा डॉक्टर ने कहा था कि आप कभी माँ नहीं बन सकते, कभी जीवन में फ्रूटफुल नहीं हो सकते फिजिकली, राइट? जैसे आप फिजिकल हालत थी, उल्टी, दस्त, ये क्योंकि इंटेस्टाइन, ये पेट पूरा सब कुछ खराब था, राइट? खा लिया तो पचाना मुश्किल है, और नहीं खा सकते तो खाली उल्टी, ये सब चीज़ें थी। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ए मैरिज? शादी की कहानी क्या है? शादी की कहानी, मैं ना जैसे क्लिनिक करती थी तो मेरी एक आंटी है, बहुत सपोर्टिव है। हालांकि मेरी क्या इमेज बहुत ख़राब हो गई थी हॉस्पिटलाइज होने के बाद, है ना, यंग गर्ल की इमेज ख़राब हो जाना। किस तरह से इमेज खराब? सुसाइड करने वाला, कि सुसाइड कर लिया, लड़की सुसाइड में चली गई है। अच्छा, लोग ये कहते थे कि सुसाइड किया इसने, इस वजह से। हाँ। अच्छा, जवान लड़की है, मैं तो प्रूफ दे नहीं सकती ना हर चीज़ का, है ना, हर सारे टेस्ट हुए, बट मेरे पास उस टाइम अपने आप को प्रूफ करने का कोई टाइम नहीं था। बट मेरे को इतना था, मेरा परमेश्वर अगर ये बदनामी मेरे पर आई है ना तो वही ठीक करेगा, वही ठीक करेगा। उसने मेरे को मेरी सारे रिश्तेदारों में, मेरी जिनसे मैं मिली, मुझे उस समय से बढ़कर मेरे को मतलब लोग मुझे ना प्यार करने लग गए कि हम रॉन्ग थे। उन्होंने कहा हम रॉन्ग थे। बहुत जल्दी लोग न्याय करना शुरू कर देते हैं, बिना जाने समझे, और खुद के प्रेडिक्शंस की भाई ऐसा हुआ होगा, राइट? एंड देन उसके बाद क्या हुआ? तो मेरी आंटी थी, उन्होंने, मेरी फ्रेंड की मम्मी है एक्चुअली, तो मेरी फ्रेंड ना बिल्कुल बहन जैसी, मैं ज़्यादातर उसी के साथ रहती थी। बहुत उन्होंने दुआएं करी अपने गॉड से कि मेरी फ्रेंड को ठीक कर दो, मेरी प्लीज़ फ्रेंड को ठीक कर दो। वो वहाँ कर रहे थे, यहाँ पे मेरी बहन प्रे कर रही थी। एक्चुअली मेरी सिस्टर बहुत उस टाइम मसीह में थी। ओके, मेरी छोटी बहन, सगी छोटी बहन। हाँ, सगी छोटी बहन। वो मैंने कहा ना कि वो जाते थे, तो वो जाते ही थे, वो रुके ही नहीं मेरे रुकने से। हालांकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी, और जैसे संडे आता था तो मैं तो काम दे देती थी, ये काम करो, नहीं जाना,
सो उनके लिए हिटलर दीदी नाम ही हिटलर दीदी रखा था। सच में? हाँ सच या में। मैं बोल रहा हूँ इसलिए? नहीं सच में। अच्छा ओके। मेरे सारे बहन भाई मुझे हिटलर कहते थे। ओके गली में पता चल जाता ना आ रही है हिटलर दीदी। हाँ वापिस अपने काम पे पहुंच जाते थे। मेरे बोलने से तो नहीं है ना? नहीं ऐसा था। अच्छा ये मेरी इमेज थी बहुत गुस्से वाली। ओके। पढ़ाती थी ना मैं सबको। ओके। शाम के टाइम ट्यूशन में सबको पढ़ाती थी, सब डंडे वाले ही मेरा इमेज। सब डरते थे पतली दुबली लड़की से? नहीं उस टाइम तो पतली दुबली नहीं थी ना। अच्छा। उस टाइम तो मैं अच्छी खासी थी। ओह अच्छा। ये तो बाद में हुआ है। ओके ठीक है। एंड देन उसके बाद शादी का वाकया क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ। हाँ तो वो आंटी ने क्या करा, आंटी ने कहा बेटा ऐसे लाइफ चलेगी नहीं, तो चाहे तो शादी कर सकती है। मैं बात करती हूँ कहीं किसी से। पेरेंट्स भी ढूंढ रहे थे, मेरे पेरेंट्स ऐसा ढूंढ रहे थे, मेरी हालत ऐसी थी कि वो ना एक नॉर्मल पर्सन शादी नहीं कर सकता। वो ऐसा ढूंढ रहे थे जिसकी शादी हो गई हो। अच्छा। जिसकी वाइफ चली गई है, ताकि हमारे ऊपर से टैग उतर जाए कि बेटी कुंवारी बैठी, सेकंड हैंड लड़का। हाँ ऐसा ढूंढे, ऐसा कर दें ताकि टैग उतर जाए हमारे पे। बेशक वो छोड़ के चले जाना है, हमें तो पता ही है। अच्छा। क्योंकि ये रही ना तो बच्चे हो सकते ना ही मैं काम भी तो नहीं कर सकती ना फिर इतना ज्यादा, हेल्थ भी अवॉइड नहीं इस तरह से है। मतलब देवर नोइंग अबाउट इट कि भाई शादी कर देंगे तो थोड़े दिनों में लड़का छोड़ के चला जाएगा। सीधी सी बात है। तो ये बात होती थी घर में? हाँ। ये आप सोच रहे हो या वाकई में ये होता था? वाकई होता था ये। अच्छा, ये आपकी सोच तो नहीं है ना? मेरी नहीं है। अच्छा ओके। तो ढूंढ भी रहे थे वो, तो वो सोच रहे थे कि क्यों ना फिर छोटी बहन की कर दें साथ में। मेरी बहन भी शादी लायक हो गई थी, 20 इयर्स की हो गई थी वो, तो सोच रहे थे दोनों की करेंगे तो इसका भी हो जाएगा रिश्ता, इस बहाने से हो जाएगा, दोनों के साथ कर देंगे। तो ढूंढ रहे थे वो लोग, मिल भी रहा था ऐसा तो, बट मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा नहीं, पर एक तरह से लग रहा था कि नहीं यार गॉड क्या पता यही मेरी ज़िंदगी में हो। तो क्लिनिक में मैं ऐसे आंटी वगैरह को बताती थी तो आंटी कहती थी अरे नहीं बेटा आपके तो बहुत अच्छा होना चाहिए शादी, आप तो बहुत अच्छे हो। मैं कहा आंटी आपको क्या बताऊँ, रहने दो आप। बाहर वालों को भरोसा है, घर वालों को नहीं है। ओके। तो फिर आंटी ने कहा कि मैं बात करती हूँ। तो ऐसे ही आंटी के हमारे यहाँ बिजवासन में ऐसी रैली थी, एक कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद ऐसे रैली थी, कोई उनके देवर उठे थे तो कह रहे बेटा चलो चल, तुम्हें भी कोई जान जाएगा, तुमने क्लिनिक कराया यहाँ पे, आसपास के लोग और अच्छे से जान जाएंगे। मैं कहा ठीक है आंटी मैं चलती हूँ। तो उस रैली करी मैंने, वहीं पर एक आंटी थी तो उन्होंने कहा ये आपकी बेटी है, शादी आपने तो शादी कर दी थी, ये बेटी यहीं रहती है? तो उन्होंने कहा नहीं ये मेरी बेटी की फ्रेंड है, वो मैं उनकी बेटी जैसी लगती हूँ। ओके। तो उनकी तीनों बेटी की शादी हो गई, पर मैं रहती थी वहाँ पे। ओके। तो वो सोचते थे कि शादी तो कर दी, ये बेटी रहती है इनके घर में। ओके। तो उन्होंने बताया नहीं ये फ्रेंड है मनी की। मैंने कहा ठीक। तो आंटी तो कहा कि ऐसे हमारा बेटा है, शादी करोगे क्या? ओके। गाँव में बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, समझदार है, काम धंधे कोई बात नहीं, तबीयत खराब है ना वही कर देगा। अच्छा। काम सारे, चिंता मत करो आप। फ्रेश वगैरह खाना खाएगी ना, गांव का अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाएगी, दूध घी पिएगी, ठीक हो जाएगी। तो मेरे को तो करना नहीं था शादी, मुझे पता ही है क्या कंडीशन है। बट आंटी ने कहा बेटा कर लेना। मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। सच नहीं बताया? उनको नहीं पता, आंटी को तो पता ही है, वो तो मुझे हॉस्पिटल में मिलने भी आई हैं, तो उनको तो सारा ही पता है लाइफ का। ठीक है। उसके बाद फिर इसके बाद क्या हुआ, आंटी ने बताया कि ऐसे बेटा है। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो देखने गए हम बेटे को। आंटी ने कहा बेटा देख लेना। मैंने कहा मुझे करनी नहीं है प्लीज़, मेरे को ना मेरी लाइफ ना ऐसी है, मैं परमेश्वर को समर्पित करना चाहती हूँ अपनी लाइफ, मैं इस लायक नहीं हूँ। पर उन्होंने कहा नहीं बेटा आपको बैठना होगा, देख लेना। हम देख लिया एक दूसरे को और घर आके मना कर दिया क्योंकि करनी नहीं थी शादी ना। तो उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा क्या है, क्यों मना कर दिया, आप उनको बोलो कि बात करेगी। तो मैंने एक बार ऐसा हुआ कि नरेला जगह सुना होगा आपने, न्यू दिल्ली में। तो मैं मेरी फैमिली हम नजफगढ़ नरेला जा रहे थे, मैंने कभी देखा नहीं, कभी गई नहीं मैं। तो गए, मैं अपनी गाड़ी से ही गई थी। तो उन्होंने मुझे वहाँ खड़े हुए देख लिया, कह रहे ये तो वही लड़की है जिसको मैं देख कर आया था। तो उन्होंने कहा तो उन्होंने पूछवाया किसी से, मैंने कहा कमलेश है, मेरा नाम कमलेश ही है। तो कह रहे अच्छा। उसके बाद चले गए वो लोग। उन्होंने ऐसे किसी से पूछवाया, वो मुझे मिलने नहीं आए सन्नी,
चले गए। उसके बाद जब मैं रिटर्न 2 घंटे बाद आई, 2 घंटे सड़क के उस पार थी, फिर उन्होंने मुझे देख लिया और बाई चांस लकीली था और दिमाग में बस ये डाला यही वो लड़की है। फिर उसके बाद तो उन्होंने नंबर लिया, मुझे इस लड़की से ही शादी करनी है। मुझे नहीं पता, उनके मन में परमेश्वर ने उन्हें ऐसा कर दिया कि नहीं मैं तो अनमैरिड ही रहूँगा, मुझे तो शादी इसी से करनी है। फिर मैंने नंबर लिया, मैं कहा आपको ना ढंग से समझाना पड़ेगा मुझे, आप ना, मैं ना सच में मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रखी थी हर चीज़ से, अब नहीं कर सकती मैं शादी, मेरे को भरोसा नहीं है किसी इंसान पे। तो मैंने सब कुछ समझाया, इनका देखो जैसे दिख रही हूँ मैं ऐसी हूँ नहीं, ये दिख रहा है ऐसा है नहीं, सब कुछ जला हुआ है। और 15 दिन मुझे दस्त रहते हैं, 15 दिन मुझे वॉमिटिंग रहती है और मैं डायलिटेशन करती हूँ घर में डेली। मैंने आपको बताया था ना, पाइप ऐसे लंबा होता था, अंदर डाला जेली लगा के, अर्ली मॉर्निंग करते थे खाली पेट, नहीं तो उल्टी हो जाएगी। उसका पूरा स्वेलो किया और यहाँ तक जाता था वो, ऐसे ऐसे से ऐसे करके, फिर एकदम से ना उसमें फिर इंजेक्शन डालते थे, पानी भरते थे ऐसे पिचकारी से, फिर हटा दिया। और वो क्या है ना, वो पानी वापस नहीं आता था, वो एकदम ना एंड पॉइंट पे जाके ऐसे इकट्ठा हो जाता है, राउंड गोला बन जाता है। तो इतनी देर में रोके रखती थी अपने आप को, उल्टी आती थी, उसको ना ऐसे से खींचते थे, फिर जहाँ जहाँ से वो आता था ना वो खुलता चला था रास्ता। ये कंटिन्यू था मेरे साथ 1 साल। ये रोज का काम था? ये रोज का काम था, इसके बिना तो मैं चलती नहीं थी। गला तो खुल गया था, बट ये भी काम करना जरूरी था मेरे लिए। ये मेरी डेली रूटीन था। मैंने कहा आपको पता नहीं है, करनी मैं करा दूंगा, तुम डोंट वरी, मैं करा दूंगा, मुझे बस शादी करनी है। मैं कह रही नहीं भाई, मैं ना नहीं कर, काम भी नहीं कर सकती मैं, बच्चे भी नहीं हो सकती हैं, कह आप तो बस बैठे रहना। अच्छा। अरे मैंने कहा ये क्या पागल है क्या? नहीं आप बैठे रहना, मुझे आप दिखते रहना। मैं कहा देखो और भी लाइफ होती है, एक हस्बैंड वाइफ की लाइफ होती है, ठीक है। और कह रहे नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। मैं कह रही, मैं कहा परमेश्वर क्या है, मैं तो और कंफ्यूज होती चली जा रही हूँ। फिर शादी मैं ना कर रही हूँ और काम होता जा रहा है। शादी के टाइम ना ये कह रहे नहीं मुझे करनी ही है, और मैं हाँ भी करती जा रही शादी के लिए। फिर हमने शादी, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, फिर हमने, मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया, टोटली मना कर दिया, बेटा हीरा ही क्यों ना हो हम नहीं करेंगे। मेरी आंटी ने कहा मैं ना पूरा खर्चा उठा लूंगी, 2-2.5 लाख जितना लगेगा ना शादी का खर्चा, खाने पीने का मैं सब कर दूंगी, तुम बस शादी कर दो। मेरे पेरेंट्स ने नहीं करी, मना कर दिया, नहीं करी। हाँ ठीक है। फिर मुझे ऐसा लगा कि घर में डेली ताने होते थे, मम्मी सुनती थी, मैं तो बहुत बर्दाश्त, मैं तो कर ही रही थी, मम्मी बहुत सुनती थी, मुझे वो भी बहुत बुरा लगता था। और मुझे पता है हस्बैंड भी को ऐसे शादी करना है जो छोड़ के चला जाना है, मुझे तो पता है जब भी तो मैं यहीं रहूंगी। मैं कहा क्यों ना फिर मैं रिस्क लूं परमेश्वर के नाम में। नहीं, मैं तो प्रभु के नाम में क्यों? क्योंकि आप विश्वासी, मैं तो भाई सरेंडर उन्हीं को कर दूंगी, ये भी छोड़ना तो छोड़ देगा। अच्छा, ओके। छोड़ना उसने भी इसने भी, कोई बात नहीं, मैं तो परमेश्वर के नाम में कर दूंगी, ठीक है। तो मैंने फिर आंख बंद करी, मैं कहा शादी कर लेते हैं। फिर हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी। अच्छा, ओके। कोर्ट मैरिज कर, विदाउट फैमिली नोइंग, राइट? फैमिली को बिना बताए। अच्छा। उसके बाद फिर बाद में पेरेंट्स को बताया, 10-15 दिन बाद। फिर मैंने ना 3 दिन की कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, इतना रोई मैं, गॉड मेरे पेरेंट्स के खिलाफ मैंने पाप किया है, क्योंकि 1.5-2 साल उन्होंने मुझे झेला है, उस कंडीशन में मेरा साथ दिया है। और दूसरी टॉपिक मेरा ये था कि गॉड शादी तो हो गई है और मुझे पता है बच्चा नहीं होगा, पर मैं होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस थी, मैं कहा मुझे आप संभालो, शादी मैंने कर ली, मुझे नहीं पता, आप संभालो। कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन पेरेंट्स कहते हैं घर आ जाओ, शादी कर रहे हैं हम लोग। तीसरे दिन मैं गई, पेरेंट्स ने धूमधाम से शादी करी, सब फैमिली को बुला करके। बहुत तो नाराज थे, अरे जाट से शादी कर रहे, पागल है। जाट से? मूछ वाला, लठ वाला जाट? कैसे हैं आपके हस्बैंड? मुझे मूछ पसंद नहीं है। अच्छा, ओके, देन तो पर शादी कर ली। ये कंडीशन मेरी आज भी है उनके साथ। okay. यही नहीं रखना बस। okay. मुझे यही पसंद नहीं है। फिर शादी हो गई फिर हमारी। फिर मैं ससुराल गई। बाय द गॉड ग्रेस फर्स्ट मंथ में ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। ओके, प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर ने कहा था नहीं होगा ऐसा? हाँ,
ओके कि नहीं करना कमलेश, आप बहुत परेशान हो जाओगे, आप प्लीज़ नहीं करना, नहीं कर सकते आप, शादी भी सोचो मत। अच्छा, ये डॉक्टर ने कहा था? कहा था। शादी भी करी, और ये लगा लो उसी होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस में मैं 3 महीने बाद बच्चे को लेके गई थी, यानी 1 साल के बाद। ओके, 3 महीने के बच्चे को लेके गई थी मैं। हालेलुया, दैट्स अ टेस्टिमनी, ग्रेट। और बेटी को लेके गई थी। हालांकि मैं, देखो ड्यूडेनम ब्लॉकेज हो गया था मेरा, स्टमक जैसे पेट का साइज बढ़ रहा था ना, पहले महीने से भी 30 40 बार वॉमिटिंग होना, 1-2 बार तो होना नॉर्मली है। सब कह रहे अरे नॉर्मल होता है उल्टी। 2 महीने बड़ा मुश्किल बर्दाश्त किया मैंने, 40-50 बार उल्टी होना एक दिन के अंदर। ओके। तो फिर एम्स में दिखाया तो कह रहे इसका आपका ना ड्यूडेनम ब्लॉकेज है, मतलब पेट से आगे खाना बच्चे तक भी नहीं पहुंच रहा है, पागल हो क्या। ओके। उन्होंने ऑन द स्पॉट मुझे एडमिट कर लिया। फिर तो मेरे बाय इंजेक्शन ही हुई है बेटी। ओके। वो बढ़ते बढ़ते ही ना, मैंने कहा ना स्टमक के बाद ना खाने की नली के बाद ना ड्यूडेनम आता है, वो ब्लॉकेज था। ओके। तो खाना खा ही नहीं सकती थी। ऑन ग्लूकोज मैं ये लगा 7 महीने रही। ओके। ऑन ग्लूकोज, हाथों की नसें खत्म हो जाती थी मेरी, ऐसे ऐसे यहाँ डाल के ना नसें मिलती नहीं थी, बड़ी मुश्किल छोटा वाला डालते थे, शाम तक खराब हो, फिर दूसरी कहीं ढूंढते थे, फिर दूसरे में तो सारे हाथ पैर से सूज गए थे। लास्ट में पैर में भी ढूंढने लग गए। ये जो घटनाएं घट रही थी और आपके हस्बैंड वो आपके साथ थे? हॉस्पिटल में तो उसमें अलाउड नहीं था, जेंट्स का रहना। हाँ, मॉरली सपोर्ट। उनको बहुत दुख हो रहा था इस बात का, क्योंकि वो मेरी कंडीशन देख नहीं पा रहे थे। मेरी मम्मी थी मेरे साथ। दुख से मतलब क्या, वो इस बात से, इस फैसले से दुखी थे या फिर नहीं, हालत को देख के दुखी थे? मेरी हालत को देख करके। पर उस टाइम वो इतना विश्वास में नहीं थे। उसमें विश्वास, पर उन्हें इतना पता था कि इतना बर्दाश्त कर रही है, ऐसे कौन सी पावर है इसके साथ, कौन सी पावर है। फिर भी मैं गॉड में थी, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रहती थी अंदर पड़े पड़े। ठीक है, 7 महीने बीत गए, बेटी हो गई। बेटी होने के बाद बेटी को पोलियो भी, और छोटी 7 महीने की तो कर ही दिया था डॉक्टर ने। मुझे ऑपरेशन बोला था, बड़ा ऑपरेशन से बेटी पैदा करेंगे, क्योंकि बच्चा होगा, क्योंकि 30-40 हज़ार का सामान भी मंगवा लिया डॉक्टर्स ने। बट ऐसा हुआ बाय द गॉड ग्रेस कि नॉर्मल डिलीवरी। वाह, प्रेज द लॉर्ड। वाह, ऐसी कंडीशन में वो भी ये सब होना। मेरा ये ना बच्चे के साथ मेरी 28 kg वजन था। बच्चे के साथ 28 किलो पूरी बॉडी का? हाँ। 28 किलो वजन ओनली। चमत्कार प्रभु करता है। देखो वो जिंदा है वो बच्चा। आज वही मेरी बेटी है। ओके। दिखाया था 11 साल। वो स्पोर्ट्स में है। हाँ, देखो स्पोर्ट्स में है, कितने मेडल उसके टंगरिया में दिखाऊंगी। राइट, क्या बात है। इतने तो ये लगा लो 20 तक तो मेडल हैं उसके पास। अच्छा। कोई गोल्ड है, कोई सिल्वर है, कोई ब्रॉन्ज है। 3-5 किलोमीटर। आपने कहा उसको पोलियो हुआ? पोलियो नहीं, पीलिया। ओके। पीलिया की शिकायत बताई थी, 1 महीना उसको नर्सरी में रखा था। हाँ, वो नॉर्मली अक्सर माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर अलग हो या उसको ठीक से नरिशमेंट अगर ना मिले तो ये अक्सर होता है, विच इज नॉर्मल थिंग। पर वो बट मैं तो बड़ी मुश्किल से तो बच्चा हुआ, वो भी मुझे दिखाया नहीं। ओके। वहाँ नर्सरी में रखा था, मैं दूध पिला के आती थी। हर 2 घंटे में ले जाते थे मुझे। ओके। आज दूध पिला के आओ। सारे बच्चे हुआ करते थे, अपना बच्चा लेकर के वहीं बैठ कर दूध पिला के जाओ। ऐसा होता था। ओके। फिर इसके बाद ठीक है, घर आए, बच्चा हो गया, कॉन्फ्रेंस गई मैं दोबारा। मैं होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस जाऊंगी परमेश्वर के अनुग्रह से। उस टाइम फिर अभी भी हम हरियाणा में ही रहते थे। देखो शादी के बाद मैं कभी रही नहीं, फिर हॉस्पिटलाइज ही रही मैं। फिर उसके बाद अब ऐसा हुआ, ऐसी सिचुएशन है, हस्बैंड की जॉब भी एम्स में लग गई। उस टाइम नहीं करते थे। okay. उसके बाद उनकी जॉब एम्स में लग गई। okay. और एम्स में लगी, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी। उस टाइम शायद 8,000-9,000 ही थी। 8-9 हज़ार रुपए में आप घर चलाया करते थे? हाँ। ओके। बच्चे के साथ 20-30 हज़ार रुपए आप पहले कमाया करते थे, खुद की गाड़ी सब कुछ मेंटेन करते थे। पर नाउ यू आर 2 people इन 8 to 9,000 रुपीज। अच्छा, 3 लोग। उसका भी तो खर्चा है। ओके। और सब हॉस्पिटल और ये सारे खर्चे भी। हाँ। और उतने में आप घर चलाया करते? हाँ। ओके। व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज, राइट? हाँ, कितना बढ़िया आदमी है। ओके, ग्रेट, यस। फिर इसके बाद बहुत अच्छा, ठीक है, जैसा मिलता है मेरा परमेश्वर मुझे देता है। मेरे को कोई शिकवा नहीं किसी चीज़ की कि मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था। परमेश्वर तूने मेरा बच्चा दिया, परिवार दिया, बहुत बड़ी रहमत है तेरी। राइट। इसके बाद फिर
धीरे धीरे चलता रहा बच्चे के। अब ऐसा हुआ, एक टाइम ऐसा था, उन्हीं दिनों ना डॉक्टर ने कहा कि आपको ना एक दूसरा ऑपरेशन होगा। अच्छा। ताकि सेकंड बेबी में आपको कोई दिक्कत ना आए। Okay. उस सेकंड बेबी के लिए डॉक्टर ने पहले तो इन्होंने मना कर दिया कि जी मैं नहीं करूँगा, मैं तो अपना ऑपरेशन करा के आ जाऊँगा, मुझे इसको परेशान नहीं करना ज़्यादा। मेरी मम्मी ने कहा नहीं 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 रुको, कोई बात नहीं, आज की सिचुएशन देखे घबराओ नहीं, कोई बात नहीं, इसकी सिचुएशन ठीक है, एक और ऑपरेशन करा देते हैं। अच्छा। एक करा है तो कोई बात नहीं, दूसरा करा लेंगे, नॉर्मल डिलीवरी हो, अच्छा बच्चा होएगा। तो उस ऑपरेशन की डेट मेरी 1 साल की थी। अच्छा। 1 साल बाद ऑपरेशन था। अच्छा, मतलब 1 साल के बाद होना है ऑपरेशन, डेट आज दी है। ओके। एम्स में ऐसे ही होता है, मतलब दिल्ली में होता ही ऐसे ही है ज़्यादातर ना, बहुत देर लेट होती है डेट। अब इनकी और एम्स में जॉब लग गई है। अब ये क्या करते जाते थे, मैंने कहा कोई नहीं, मेरा परमिशन जब चाहे करवा देंगे हम, कोई बात नहीं, हम मैं प्रार्थना करती रहती थी, हस्बैंड वगैरह करते रहते हैं हम लोग। एकदम से उस दिन ये प्रार्थना करके गए, कभी करते नहीं थे, उस दिन ये प्रार्थना करके गए और ऐसा हुआ इनको डायरेक्टर कोई बड़े एमएस की जॉब मिल गई, एमएस की ड्राइवर की जॉब मिल गई। उस दिन उनको एमएस को छोड़ के आना था और ये बैठे, 2 मिनट की जर्नी थी, सिर्फ 2 मिनट की जर्नी है, 2 मिनट की जर्नी। और इतने बड़े अफसर से बात भी नहीं कर सकते, ड्राइवर्स तो अलाउड भी नहीं है। ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा डॉक्टर साहब देखो ना, मेरी वाइफ ना इतने साल से कुछ खाती नहीं है, उसका एक ऑपरेशन है, वो भी 1 साल बाद दे रखा है। कह रहे ठीक है, उन्होंने ऐसे कहा। फिर उन्होंने चुप रहे, इतना सा ही बोला बस, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये आ गए अपने घर पे। थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है, सन्नी कौन है? जी हाँ बोलो, तुम्हें ना ऑफिस में बुलाया है, हेड ऑफिस में। वहाँ गए, वहाँ जाके देखा तो सारे डॉक्टर्स, बड़े सीनियर डॉक्टर्स के ऐसे राउंड में खड़े हैं। और डॉक्टर ने कहा इसकी वाइफ है, जिसको कि आपके पास केस आ रखा है इसका, और आपने डेट 1 साल की दे रखी है, क्या कसूर है इसका? तो उन्हें लगा कि मैं, मतलब आंखों में पानी आ गया, वो ऑन द स्पॉट ही ऐसा हो गया कि अरे परमेश्वर तू है सच में, तेरी ही ये दुआ है। मतलब कितने हजारों डॉक्टर्स जॉब करते हैं वहाँ पे, लाखों की संख्या में वहाँ पे कर्मचारी हैं, तूने मुझे यहाँ आज ना, उसके बाद फिर बुलाओ बिटिया को बुलाओ अभी। उसी रात बुलाया मुझे, उसी रात, मतलब ऐसे एक्चुअली ऐसा ऑपरेशन ना बिल्कुल पेट खाली करके करते थे। 2 दिन मुझे लगा, 24 घंटे से ज़्यादा लगा पेट खाली करके। उन्होंने ऑपरेशन करा मेरा, ऑपरेशन करके मुझे बिल्कुल, उन्होंने क्या दिया मुझे, ऐसा वाला हॉस्पिटल के अंदर वो बेड दिया, आइसोलेशन वाला, मंत्रियों वाला। अच्छा। डॉक्टर सच न करके आते थे। उसमें मेरा ट्रीटमेंट हुआ। क्या बात है। Praise the Lord. हम तो वैसे इस लायक थे नहीं, परमेश्वर करता है ये सब चीजें। Amen, amen. Beautiful. That's a beautiful testimony. There are a number of testimonies. उसके बाद आपकी दूसरी बेटी भी है, and now you serve, and your husband is also serving with you, the Lord, right? Yes, yes. आप दोनों एक साथ मिलकर सेवा कर रहे हो। He's such a great man, right? मैं ये कहूँगा कि उसकी प्रार्थना के द्वारा, आपके परिवार के, अपनी बहन की प्रार्थनाओं के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार हुआ। बिल्कुल। जहाँ भी लोग विश्वास में आते हैं, उनकी गवाहियाँ होती हैं, उसके पीछे लोगों की प्रार्थनाएं होती हैं। और जो लोग प्रभु से आत्मा से, सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, as you said, you were in 3 days conference. Yes, yes. इस कॉन्फ्रेंस में आपने परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना सीखा, प्रभु के साथ बातचीत करना सीखा, और वही बातचीत, वही प्रार्थना का उत्तर बना आपका। आमेन, हालेलुया। दैट्स अ ब्यूटीफुल टेस्टिमनी, है ना? खूबसूरत बात। प्रभु अद्भुत है, उसकी महिमा सदैव है। परमेश्वर अपनी महिमा सदैव अपने लोगों पर करता है। बात उसके लिए है जो मांगे परमेश्वर से। आपके लिए भी मौका है। इफ़ यू वांट टू शेयर योर टेस्टिमनी, यू कैन कम टू आवर स्टूडियो। आप हमारे स्टूडियो आ सकते हैं। मैं फ़ोन तो नहीं उठाऊंगा, लेकिन नीचे लिखे नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, और आप यदि स्टूडियो आना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जवाब ज़रूर दूंगा आपको, मैं खुद जवाब दूंगा। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। और यदि प्रभु ने आपको प्रेरित किया है तो आप हमें इस प्रोग्राम्स के लिए आपकी ऑफरिंग्स भेज सकते हैं, ताकि हम और भी प्रोग्राम कर सकें। हमें कुछ और कंप्यूटर्स और कैमरों की आवश्यकता है। प्रभु रास्ते खोले, ये ज़रूरतें पूरी हों। और साथ ही जैसे कि आपने सुना, इस समय कमलेश के जो प्रोग्राम चलते हैं, गरीब बच्चों के लिए प्रोग्राम करते हैं। अगर आप उनके लिए कोई ऑफरिंग भेजना चाहते हैं
तो ऑफरिंग भेजने से पहले मुझे मैसेज ज़रूर करें कि ये ऑफरिंग कमलेश के लिए है, तो जो आप ऑफरिंग मुझे कमलेश के लिए भेजेंगे वो कमलेश की सेवकाई के लिए जाएंगे। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, फलवंत और बलवंत करे। थैंक यू कमलेश यहाँ आने के लिए। प्रभु की भलाई आपके जीवन में और प्रभु आपको और इस्तेमाल करे। आमीन। आमीन। आपको भी ब्रदर। अभी जो फिजिकली सिचुएशन आपकी है, तो जैसा कि खाने पीने में दिक्कत थी, बच्चों के लिए ये सब कुछ दिक्कत थी, फिजिकली यू आर फिट नाउ, कोई कॉम्प्लिकेशन है? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, राइट? मैं कहती हूँ, लोग ना बहुत कहते हैं कि आसपास के सारे जैसा अरे काम करते हैं, बहुत काम होता है, लड़ाई झगड़े करते हैं, माँ बेटी हस्बैंड सब लड़ते हैं, अरे सुबह से काम कर रही हूँ, ये है वो है। मैंने कहा आपके बराबर काम तो मैं करती हूँ, जितना आप करते हो उतना ही मैं करती हूँ। करेक्ट। हालांकि मेरी तो इस कंडीशन ही नहीं है इतना करने की। यस। और मेरी तो सच में लाइफ का कोई भरोसा ही नहीं है। जैसे सब कुछ तो डैमेज ही है, लीवर भी डैमेज है, स्टमक भी डैमेज है, नली भी डैमेज है, आते तो है ही है। तो कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सांस मेरे परमेश्वर चलाता है मुझे। और मैं तो हर प्रेयर में हमेशा याद आती है, प्रभु तू तो टूटे फूटे बर्तन का इस्तेमाल कर लेता है, तेरी महिमा हो। मतलब ऐसे लोग तो ऐसे मिलाता है लोगों से कि मैं उनकी जरूरतों को सुन रही हूँ, उनकी बात कर रही हूँ, उनको तेरा जीवन दे रही हूँ, जो मुझे मिला मैं तुझे दे रही हूँ, तेरे लोगों को दे रही हूँ। आज मुझे नहीं पता मेरे सामने कौन बैठा है, जैसे मैं आपके सामने आज बैठी हूँ, ये उसका लिखा था। ऐसे मेरे सामने जो बैठते हैं, मैं जिनको सुनाती हूँ अपनी गवाही, जो परमेश्वर के पास है, मेरे को देखो उस समय की योजना आज पूरी हो रही है। Praise the Lord. That's beautiful testimony. यही है गवाही। जो गवाही सुनता है वो प्रेरणा पाता है, और जो गवाही यहाँ है वो गवाही प्रभु की महिमा के लिए। तो प्रभु आपको बहुत आशीष करे। B+ प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत अच्छे आशीष करे। Amen. Praise the Lord. प्रभु आशीष करे। Amen. God bless. जय मसीह की। आप डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो और सुनिए 24 घंटे 7 दिन बाइबल मैसेज, वर्शिप सॉन्ग और बहुत सारी गवाहियाँ और भी बहुत कुछ। तो डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो।